हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि वोंग रे के रेस्टोरेंट पर गई हुई होती है। उसने उसे बुलाया था क्योंकि वो उससे एक डिश की टेस्टिंग कराना चाहता था, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो सारा रेस्टोरेंट क्लोज था और आज की सारी अरेंजमेंट्स एक्सक्लूसिवली उसी के लिए की गई थी। वहाँ पर सब कुछ बहुत स्पेशल होता है। वोंग को देखते ही रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है जो रे के माइंड में चल रहा है। अब रे उसके पास आता है और उसे याद दिलाता है वो दिन जब वो पहली दफ़ा उसके पास फूड डिलीवर करने के लिए गया था, और उसी दिन उसको देखते ही उससे उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब वो म्यूज़िक के साथ बहुत सी पुरानी यादों को याद करता हुआ उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और यही तो वोंग सुनना चाहती थी। वो उसे यस कर देती है। अब वहाँ से जाते समय वो अपने मूवमेंट्स को चेक करती है तो उसे एक स्टेटस नज़र आता है। सान को फ्लू था। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बेस्टी के लिए कुछ मेडिसिन लेती जाऊँ। वो बताती है कि सान मेरी लेडी ब्रो है। अब ये सुनकर तो रे परेशान हो जाता, कहता है कि तुम्हारे दो लेडी ब्रोज हैं। उस दिन एक लड़का कैन भी तो मुझे मिला था। एक्चुअली म्याओ ने अपना नाम कैन बताया था, शीमेल वाला नाम, जो कि उसके सेक्रेटरी का था। अब वोंग सान के लिए मेडिसिन लेकर जाती है और वहीं पर ही उसकी मुलाकात रे से होती है। सान उसे देखकर हैरान रह गई थी और कहती है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि ये लड़का एक्सट्रीमली हैंडसम है। अब उन दोनों के चले जाने के बाद वहाँ पर रिसर्चर बाय भी आता है और वो भी शर्माता उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया था। सान कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगी। लेकिन बाय कहता है कि मैंने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाई हुई है और मैं उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहता हूँ, और यही कहता हुआ उसे किस कर लेता है। उधर हमें दिखाते हैं कि जब रे घर वापस आता है तो उसकी मम्मी काफ़ी नाराज़ होती हैं। उन्हें पता चल गया था कि इसने उसी लड़की के लिए अपना रेस्टोरेंट आज क्लोज किया हुआ था। वो कहती हैं कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, वो है ही क्या, अ टेलर विद अ कैट। वो काफ़ी टॉन्ट कर रही थी और उसके बाद कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है, मैं उस लड़की को एक और चांस तुम्हारी खातिर देकर देखती हूँ कि वो कैसा बिहेव करती है, शायद वो पास कर ही जाए। उधर हमें म्याओ को दिखाते हैं। वो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम करता था क्योंकि उसने डबल 11 का टारगेट पूरा करना था। आज वो देखता है तो आधी रात को उसकी कंपनी में दो लोग आ रहे होते हैं जिन्होंने उसकी कंपनी का लोगो चेंज करके एक नया लोगो लगाना था, और ये बात उसे पता चलती है कि उसका इन्वेस्टर जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है वो ये काम करा रहा है। और इसके अलावा म्याओ नेक्स्ट डे ऑफिस में भी कुछ गॉसिप सुनता है, और वो सब यही थी कि जल्द ही म्याओ सीईओ की पोस्ट से हटने वाला है क्योंकि एक और बड़ा शेयर होल्डर है जो इस कंपनी को अपने अंडर खरीद लेगा। ये सुनकर म्याओ को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वही तो इस ब्रांड का फाउंडर था और उसी ने ही तो इसको डेवलप कराया था। अब वो जैसे ही अपसेट होकर कैट में बदलता है उसे नींद आने लगती है। उसका सेक्रेटरी कॉफ़ी लेकर आया था, वो कॉफ़ी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। अब कैन उसका कोट उतरवा रहा होता है कि ऊपर से सुई पर आंटी आ जाती है जो ये देखकर मिसअंडरस्टैंड करने लगती हैं, क्योंकि कैन का तो सबको पता था कि वो गे है, लेकिन मिस्टर म्याओ इस तरह का होगा ये उस सुईपर ने नहीं सोचा था। अब म्याओ किसी न किसी तरह से खुद को एक्टिव करना चाहता था। वोंग उसे बताती है कि कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि मेरी कैट दिन में 20 घंटे सोती है, इसलिए नेचुरली है तुम इंटरलॉक हो। अब उसे कहने लगती है कि कैट मिंट है जो तुम्हें थोड़ा सा फ़ायदा दे सकती है लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा होंगे। अब वो उसके कोई नुकसान भी आगे नहीं सुनता बल्कि फ़ौरन से उसे यूज़ करता है। वो जैसे ही उसे स्मेल करता है उसकी आंखें तो खुल गई थी लेकिन वो दीवाना हो गया था और वो वॉशरूम का ये हाल करता है। अब जब वो वापस मीटिंग में आता है तो सारे उसके कोलीग्स को ये लग रहा था कि शायद ये लूटा गया है और डाकुओं ने इसका ये हाल कर दिया है। वेल उसकी कंडीशन बेहतर तो नहीं होती लेकिन वो वहाँ बैठा बैठा दोबारा से सो जाता है। उधर वोंग को दिखाते हैं आज उसके घर पर उसे मिलने के लिए रे आता है। वो दोनों इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे। वोंग ने नोटिस किया था कि रे उसकी कैट से काफ़ी दूर दूर रहता है। रे बताता है कि एक्चुअली मुझे कैट फर से एलर्जी है। अब वो ना चाहते हुए भी अपनी कैट को ज़रा दूर बंद करके आ जाती है और फिर रे के साथ मिलकर खाना खाने लगती है। उधर म्याओ को दिखाते हैं वो अपने इन्वेस्टर से मीटिंग करने के लिए एक बार में जाता है। यहाँ पर उसका काफ़ी मूड ऑफ हो गया था क्योंकि उसकी इन्वेस्टर से लड़ाई हो गई थी, लेकिन वहाँ से निकलते हुए उसे जीजी दिखती है जो कि आजकल एक और नए लड़के के साथ घूम फिर रही थी। वो नया लड़का बिजनेसमैन होने की वजह से बहुत अच्छे से म्याओ को जानता था। वो बातों बातों में उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। वो आगे से टॉन्ट करते हुए कहता है कि वो उड़ गई। वहाँ पर लोगों को लगने लगता है कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड एक एयर होस्टेस है। अब वो ज़बरदस्ती म्याओ को भी अपने साथ ज्वाइन करा लेते हैं, जबकि हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रे को वाकई एलर्जी हो चुकी है। बेशक उसने कैट को तो बंद कर दिया था लेकिन कैट फर हर जगह पर थी और उसकी वजह से अब उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है।
तो वांग फौरन से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। तो उसे पता चलता है कि इसे इतनी शदीद एलर्जी कैट से है कि अगर इसकी एलर्जी का ट्रीटमेंट ना किया जाए टाइम पर तो इसकी डेथ भी हो सकती थी। अब ये सुनकर वांग बहुत परेशान हो जाती है। उधर हमें मियाओ को दिखाते हैं। वो एक दफा मौका पाकर अकेले में जिजी को मिलता है और कहता है कि ये लड़का रिलायबल नहीं है, इसलिए इससे प्यार में मत पड़ना। लेकिन वो आगे से कहती है कि वो बहुत रिच है और मेरे पर दिल खोल कर पैसा खर्च करता है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उधर वांग बेचारी बहुत सैड हो जाती है। वो रे की गर्लफ्रेंड बन गई थी, लेकिन उन दोनों का फ्यूचर इकट्ठे कैसे पॉसिबल होगा। वो किसी भी हालत में अपनी कैट को नहीं छोड़ सकती थी। वो उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से प्यार करती थी। अब ये सोचकर वो इतनी अपसेट हो गई थी कि वो फ़ौरन से कॉफ़ी में बदल जाती है। अब वो डॉग बन गई थी और फ़ौरन से भागती हुई पहुंचती है जहाँ पर म्याओ बार में बैठा हुआ होता है। वहाँ पर एक लड़की ड्रिंक करके म्याओ पर लाइन मारने की कोशिश कर रही होती है कि यहाँ पर वांग आकर उसे बचाती है। सबको लग रहा था कि शायद यही इसकी गर्लफ्रेंड है और यही वो एयर होस्टेस लड़की है। वो उसे भी खुद को ज्वाइन करने को कहते हैं। अब वो भी उनके साथ थोड़ा बहुत ड्रिंक करती है और उसके बाद जब वो डांस करने लगती है, म्याओ तो डर गया था कि पता नहीं क्या करेगी, लेकिन वो इतना अच्छा डांस करती है कि हर कोई उसे देखकर उसका फैन हो जाता है। अब जिजी को काफी डाउन फील हो रहा था क्योंकि वांग आज उससे भी ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही थी। अब इसके बाद म्याओ उसे वहाँ से साथ लेकर चला जाता है और फिर वापसी पर उसका थैंक्स भी करता है क्योंकि आज उसने सबके सामने उसकी एक हॉट गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया था। वांग काफ़ी परेशान होती है क्योंकि रे का तो अक्सर उसके पास आना जाना लगा रहेगा और ऐसे में जब उसे कैट से एलर्जी है तो अब वांग का और कैट का साथ रहना पॉसिबल नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैट किसको दे जो इसका ख्याल रख। सान के बारे में सोचती है लेकिन वो बहुत केयरलेस गर्ल थी। इतने में उसे म्याओ का ख्याल आता है कि वो कॉफ़ी से इतना प्यार करता है, उसे पेट्स रखने की आदत भी है, तो वही मेरी हेल्प कर सकता है। और वैसे भी उनके एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ था कि वो दोनों पेट्स के मामले में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब वो अपनी कैट उसके पास ले जाती है और उसका सामान भी। वो कुछ दिनों के लिए कैट को उसी के पास रखेगी। यहाँ पर वो ये सब कुछ याद करते हुए सैड हो जाती है। ये कैट उसे बहुत प्यारी थी। एक दफ़ा उसकी जॉब छूट गई थी, जितने भी पैसे उसकी पॉकेट में थे उसने बुली बॉयज़ को देकर उस कैट को ख़रीद लिया था। और उस दिन के बाद से आज पहली दफ़ा वो उस कैट से अलग हो रही होती है। म्याओ उससे कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करना, मेरा कॉफ़ी डॉग वो बहुत डेलिकेट है, वो बिल्कुल भी इस पर हमला नहीं करेगा, बल्कि दोनों फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, बिलीव मी। वेल अब नेक्स्ट डे वो सारे लोग एक मीटिंग में पहुंचे हुए होते हैं जहां पर अंडर रिसर्च दूसरे ह्यूमंस भी थे, जिनमें से एक फ्रॉग था और एक लड़की थी जो हैमस्टर थी। वो लोग आपस में एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। टर्टल का पता चलता है कि वो तो इतना स्लो है, वो तो हाइबरनेट ही कर गया है। इतने में वहाँ पर बाय और सान भी आ जाते हैं और वो दोनों तो इतने लवी डवी हो रहे थे कि सबको लगा था कि ये मीटिंग करने के लिए नहीं बल्कि अपना प्यार दिखाने के लिए हमें बुला कर लेकर आया है। लेकिन फिर वो काम की बात उनको बताता है कि तुम लोगों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जब 1100 साल पहले भी ये कॉमेट यहाँ से गुजरा था, लोगों पर ऐसे ही बिहेवियर्स आए थे। तब उसके बाद एक लूनर एक्लिप्स आया था, बहुत से लोग उसके बीच ठीक हो चुके थे, लेकिन इसका राज क्या है और वो किस तरह से ठीक हुए थे ये अभी मुझे पता कराना है। लेकिन वो लूनर एक्लिप्स 22 नवंबर को आएगा, यानी कि म्याओ के 11/11 के इवेंट के बाद। यहाँ पर बाय उनको रियलाइज़ कराता है कि ये मत सोचा करो कि इस कॉमेट ने तुम लोगों पर सिर्फ बुरा ही असर दिया है, बहुत से इसके फ़ायदे भी होंगे, तुम लोगों को अच्छे दोस्त भी आपस में मिले होंगे। वांग को अपनी कैट की बहुत फिक्र होती है, तो म्याओ उसको वीडियो भी दिखाता है और फोटोज़ भी कि कॉफ़ी और कैट दोनों आजकल बहुत अच्छी दोस्ती में हैं। उधर दिखाते हैं कि बाय और सान की एक बात पर लड़ाई हो जाती है। एक्चुअली वो कॉन्स्टेलेशंस के थ्रू उनका मैच मेकिंग करना चाहती थी, तो वो उससे उसकी बर्थ टाइम पता करती है, जो कि बाय बताने से इनकार कर देता है। अब वो दोनों नाराज़ होते हैं तो बाय उसे मनाने के लिए कॉल करता है। इसी बीच सड़क क्रॉस करते हुए सान के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं होती। बाय इतना परेशान हो जाता है, हर किसी को ये बात शेयर करता है। वो अपने रिसर्च वाले ग्रुप में ये मैसेज करता है। वो सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन से सान को तलाश करने लगते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं चला था इस रिसर्च के बहाने वो लोग कैसे क्लोज फ्रेंड्स बन चुके थे और हर टाइम पर एक दूसरे की हेल्प करते थे। उधर सान से एक बाइक टकराई थी, उसकी वजह से उसे एक माइनर सी इंजरी हुई थी। उससे कार भी टकरा सकती थी, लेकिन वो खुश होती है कि शायद ये मेरे तावीज़ों का असर है। और वो डॉक्टर को भी कुछ तावीज़ बेचना चाहती थी, लेकिन वो खरीदने की बजाय उससे एक भारी फीस ले लेता है। अब वो बाहर आकर देखती है तो भाई बहुत परेशान सा हॉस्पिटल में उसे तलाश कर रहा होता है। वो इतना परेशान था कि उसे ठीक देखकर फ़ौरन से हक कर लेता है। अब वो उससे कहता है कि तुम मेरा फर्स्ट लव हो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता। मैं बॉयफ्रेंड नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। अब वो फ़ौरन से खड़ा होकर उसे प्रपोज करता है। तो आगे से सान उसे सिखाती है कि लगता है तुम्हारा टाइम साइंस में ही पड़े रहते हो, ऐसे नहीं किसी और तरह से प्रपोज करते हैं। अब सान उसे सिखाती है कि किस तरह से नील डाउन होकर प्रपोज किया जाता है। अब बाय एक दफ़ा म्याओ को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे ग्रूम्समैन बनोगे।
यहाँ बातों ही बातों में एक और बात भी मियाओ को रियलाइज़ होती है, और वो ये थी कि इसी बीमारी की वजह से ही उसकी लाइफ में वोंग आई है, और वोंग उसके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी स्पेशल भी है। और बस फिर इसी तरह से शादी का दिन आ जाता है। वोंग ब्राइड्समेड बनी थी, जबकि मियाओ ग्रूम्समैन। वो दोनों इकट्ठे खड़े थे, बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे थे। तो वहाँ पर हैमस्टर और फ्रॉग उनको यही कहते हैं। अब उनको काफ़ी चिढ़ होती है जब लोग उनको कपल कहा करते थे। वो उन्हें बताती है कि ये नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है और वो जल्दी आने भी वाला है। वोंग एक्चुअली अपना एक ऑनलाइन स्टोर भी खोलना चाहती थी। मियाओ उससे कहता है कि ना तो तुम्हें ठीक से मार्केटिंग आती है और ना ही तुम्हारे पास मॉडल्स और फोटोग्राफर हैं, तुम ये सब कैसे करोगी। तो यहीं पर ही खड़ी वो हैमस्टर और फ्रॉग कहते हैं कि हम इसकी हेल्प करेंगे। वो हैमस्टर एक्चुअली एक फोटोग्राफर थी और वो बिना किसी चार्जेस के उसकी हेल्प करेगी। अब इतने में वहाँ पर रे भी आ जाता है और उसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि वो वाकई एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहा था। अब म्याओ हैमस्टर को और फ्रॉग को साइड पर लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि इस लड़के के सामने हमारी बीमारी का जिक्र नहीं करना, वरना वो वोंग के बारे में क्या सोचेगा। अब वो हैरान होते हैं कि अजीब बात है, वो लड़का तो पता नहीं कैसा है कि नहीं, लेकिन हम ये अच्छे से जानते हैं कि तुम वोंग की बहुत केयर करते और उसके बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे जानते हो। अब इतने में शादी का फंक्शन स्टार्ट होता है और फाइनली उनकी बहुत अच्छे से शादी हो गई थी। अब उनको इस तरह से खुश देखकर म्याओ और वोंग भी खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।